जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आसान आसान चीज़ें पहले कर लें। बस अब रह गया पीछे, कुछ भी नहीं रह गया इतना। तो भाई 19 की गलतियां 19 में सही, 18 की गलतियां 18 में सही, और 17 और 16 की गलतियां ओपनिंग के अंदर सही करनी है। जिंदगी की गलतियां बनने से पहले सही करनी है। अच्छा वो बताएं मुझे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। लेक्चर 108 इधर इधर की इधर है लेक्चर। हाँ, फाइनल अकाउंट में क्या रहता है? ऑफ सेटिंग और रीफाइनेंसिंग। पेज नंबर, पेज 458। ऑफसेटिंग, पेज नंबर 458। ग्रॉस सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, ये ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस है, डेट इज रिक्वायर्ड है, जो कि आपने करनी है। सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनी है, सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। आगे पढ़ें। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस डेट इज अलाउड, डिडक्टिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी फ्रॉम इट्स सेल प्रोसीड ऑन डिस्पोजल। तीसरा मैं पढ़ता हूं, फिर मैं पहले से दोबारा रिज्यूम करूंगा। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस डेट इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड की मिसाल देखें, पेज नंबर है जी 458। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को ऑफसेट करके आप ऐसा कर सकते हैं कि जीपी शो कर दें और पी&एल बना लें ऑर्गेनाइजेशन का। दिस ऑफसेटिंग इज बोलें नॉट अलाउड। पेज 458 मिसाल लिख लें जी। दिस ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, दिस ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट। डिस्पोजल अकाउंट में कंसिडरेशन डालते हैं और एसेट की बुक वैल्यू डालते हैं और गेन निकालते हैं। ये गेन अदर इनकम में नजर आता है। इट इज ऑफसेटिंग, ये ऑफसेटिंग है, यानी कि असूली तौर पे आपको करना ये चाहिए कि लॉस बुक करना चाहिए 100 का, और खुशी बुक करनी चाहिए 100 की, और लॉस बुक करना चाहिए 70 का। अजीब सी बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एसेट बेचा, खुशी हुई 100 की, और 70 की चीज स्क्रैप फेंक दी आपने, बेच दी। तो हम ऑफसेट करके पी&एल में क्या शो करते हैं? सिर्फ गेन। ये ऑफसेटिंग क्या है? ये ऑफसेटिंग क्या है? अलाउड है, अलाउड है, इजाजत है, स्टैंडर्ड ने मना नहीं की भी। तो ये जी ऑफसेटिंग अलाउड है, ये लिख लें ऑफसेटिंग। इस तरह ना लिखें। अदर इनकम में कंसिडरेशन माइनस बुक वैल्यू। ये कौन सा अकाउंट बनाया मैंने आपके सामने? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट, ये ऑफसेटिंग अलाउड है, माइनस करने की इजाजत है। यूजर को सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा? 30, प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा होगा। यूजर को सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा? 30 बस। इट इज इट इज इट इज इट इज इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। अच्छा, एक ऑफसेटिंग ऐसी है डेट इज रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड चाहते हैं सेल शो करें 70 पे, स्टैंडर्ड चाहते हैं सेल शो करें 70 पे। ये मैं IFRS की बात कर रहा हूं, लेकिन सॉरी भाई, हमारा कंपनी लॉ ये नहीं चाहता। यहां पे थोड़ा सा इख्तलाफ है। हमारा कंपनी लॉ चाहता है सेल शो करो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, अलग से यूजर को शो करो। हमारा कंपनी लॉ ही चाहता है। स्टैंडर्ड कहते हैं आप नेट कर दो,
IFRS 15 कहते हैं आप नेट कर दो, सेल को बुक की 70 के ऊपर करो। तो मैं इस वक्त शायद IFRS पढ़ा रहा हूं आपको, बकौल IFRS के ऑफ नहीं अलाउड नहीं, इट इज रिक्वायर्ड, इसके बगैर चारा नहीं है। IFRS कहते हैं ऐसा करो, नोट करें जी, IFRS कहते हैं ऐसा करो, कंपनी लॉ कहते हैं नहीं, कंपनी लॉ के डिस्क्लोजर्स में लिखा हुआ है ग्रॉस सेल शो करो फिर डिस्काउंट माइनस करो डिस्क्लोजर्स में। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फेस पे भी ऐसा कर रही हैं, आप नेस्ले की देखना शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पैकेजेस की हमने दिखाई थी, फेस पे ही वो माइनस कर रहे थे P&L के। स्टैंडर्ड के मुताबिक ये रिक्वायर्ड है। ये तो होगी जी इनकम्स और एक्सपेंसेस की बात। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज निकाल के रख लो ना जल्दी, अब शॉपर ही घूमी जा रहा है। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करें, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ऑफसेटिंग डेट इज अलाउड, डेटर क्रेडिटर की ऑफसेटिंग, वी कैन ऑफसेट देम, एक ही बंदा है डेटर क्रेडिटर आपस में सेट ऑफ हो सकता है, बट CTP को टैक्स रिसीवेबल से नेट करना है, या सेल्स टैक्स पेएबल है गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स रिसीवेबल है, वी कैन नॉट सेट ऑफ। वाई? क्योंकि माना FBR से लेना देना है, लेकिन यूजर को नजर ही नहीं आएगा कितना सेल्स टैक्स पेएबल है और कितना इनकम टैक्स रिसीवेबल है, तो इसकी ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। ये एक छोटी सी डिस्कशन थी। आप पेज कौन सा है? 464। अच्छा जी, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं जो हम बनाते हैं? इनका नाम बोलें क्या होता है? जनरल पर्पस। कभी ऑडिट की क्लास में पढ़ा ये लफ्ज़? नहीं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये कौन सी डेट है भाई? ये कौन सी डेट है? डायरेक्टर ने ऑथराइज कर दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये कौन सी डेट है? ईयर एंड। अगर ईयर एंड से पहले आपने बैंक से कह दिया कि मेरा लोन रीफाइनेंस कर दो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था साल खत्म हो रहे हैं 9 महीने बाद लोन वापस करो, आपने बैंक से साल से पहले एग्री करवा लिया, यार प्लीज 9 महीने रहने दो, 3 साल बाद वापस करूंगा, यहां अगर करा लिया तो एडजस्टिंग इवेंट। अब आप लोन को शो कर दें खुशी से नॉन करंट लायबिलिटीज में। लोन पहले बता दें ओरिजिनल एग्रीमेंट के मुताबिक कब वापस करना है? 9 महीने बाद। लोन कब वापस करना है? यहां खड़े होके 9 महीने बाद। आपने नवंबर में बैंक से एग्री करा लिया कि मैं लोन 3 साल बाद वापस करूंगा, यहां खड़े होके बैलेंस शीट में किस पे शो करें? नॉन करंट लायबिलिटीज में। लेकिन अगर आपने रीफाइनेंस कराया साल के बाद, तो फिर इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज, इसलिए अब लोन को करंट लायबिलिटीज में शो करके डिस्क्लोजर दे दें अगर मटेरियल अमाउंट है कि साल के बाद मैंने उसे रीफाइनेंस करवा लिए, है तो नॉन करंट, लेकिन मैंने करंट में क्यों शो की है? क्योंकि इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पहले मेन मसला समझ लें। मैं खड़ा हूं यहां, डायरेक्टर्स ने ऑथराइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां लोन मैंने वापस करना है 9 महीने बाद एज पर ओरिजिनल एग्रीमेंट। मैंने बैंक से जाके इस दिन मिन्नत की कि खुदा के लिए 3 साल दे दो मुझे, और इस दिन लोन कहां शो करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में। इट इज कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट। और अगर मैंने बैंक से यहां जाके कहा कि मैंने लोन लेट वापस करना है, तो इट इज will be classified in current and will be disclosed. If an agreement allowing repayment to be delayed beyond 12 months from the reporting date is obtained after the reporting date. If an agreement is obtained after reporting date, if an agreement is obtained after reporting date, एग्रीमेंट किस चीज के? अलोइंग रीपेमेंट टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 मंथ्स बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर, देन दिस वुड बी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो फिर करें क्या? इसको करंट लायबिलिटीज में शो कर दें।
लेकिन अगर एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड, एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड that allows repayment of loan to be delayed beyond 12 months after the reporting date is adjusting. अब बैलेंस शीट में कहां शो करें? नॉन करंट. बस IAS 10 का मेन कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं कि मैं कहूं इसको जरा रिवाइज कर ले. ईयर एंड से पहले हो गया तो एडजस्टिंग, ईयर एंड के बाद हो गया तो नॉन एडजस्टिंग. That is called as रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लोन की रीफाइनेंसिंग. ऐसे ही उसने वो बोंगी मारी हुई है. इसमें ये 3 शराइत और भी होनी जरूरी हैं कि आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि आप 12 महीने से और मांग सकते हैं. ऑप्शन आपकी मर्जी पे होनी चाहिए, बैंक की मर्जी पे नहीं होनी चाहिए, और आपको उम्मीद भी है कि ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लेंगे, और आपने कर भी ली. बहरहाल इन बातों को छोड़ें, इनकी लिफ्ट ना करें, नीचे वाली बातें काफी थी. ओके, धड़ाधड़ यूट्यूब पे लगे हुए हैं. यूट्यूब का मवाद हम बढ़ा रहे हैं. अच्छा, यूट्यूब बैठ गया है. अच्छा, फाइनल अकाउंट में अगली डिस्कशन हमारी जो नोट्स में लिखी हुई है. फाइनल अकाउंट के अंदर कौन से बैलेंसेस ट्रायल में ओपनिंग आ रहे होते हैं? बिल्कुल सिंपल रूल है. कैश का बैलेंस कभी ओपनिंग आ सकता है ट्रायल में? नहीं. क्यों नहीं ओपनिंग आ सकता? हजारों एंट्रीज पड़ती हैं. डेटर का बैलेंस कभी ओपनिंग आ सकता है? नहीं आ सकता. 1000 दफा सेल होगी, 1000 दफा डेटर कैश लेके आएगा. कभी पूरी दुनिया के अकाउंट्स उठा के देख लें, ट्रायल उठा के देख लें, कभी डेटर का बैलेंस साथ ओपनिंग नहीं लिखा होगा. क्रेडिटर का बैलेंस ओपनिंग आ सकता है? नहीं. 1000 दफा परचेज होगी साल में, 1000 दफा जो है वो कैश पेमेंट्स होंगी. कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें एंट्री साल के एंड पे हिट होती हैं. अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपनिंग हो सकता है, ओपनिंग हो सकता है. या तो ट्रायल में ओपनिंग लिख देगा, या अदर इंफॉर्मेशन में बता देगा डेप्शन रिकॉर्ड नहीं हुई. डेफर टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंट या तो ट्रायल में ब्रैकेट में ओपनिंग लिख देगा, या क्लोजिंग में डेफर टैक्स निकालने के रेट दे देगा और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा दे देगा. ट्रायल में कम डिडक्शन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, नीचे डिडक्शन निकालने के रेट दिए हुए हैं. इट मींस ओपनिंग बैलेंस है. ट्रायल के अंदर डेफर टैक्स के साथ एसेट या लाइबिलिटी तो लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है. अदर इंफॉर्मेशन में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा दे रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा दे रहा है और टैक्स रेट भी दे रहा है. तो क्लोजिंग निकालने को आपको खुद कह रहा है, तो फिर ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है. इसी तरह स्टॉक भी कभी कभी ओपनिंग पड़ा हो सकता है, लेकिन फिर ट्रायल में आपको परचेज नजर आएंगी, परचेज नजर आएंगी, क्योंकि फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में अलग पड़ा होगा, परचेज अलग पड़ी होंगी. आप इन दोनों को जमा करके क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में से माइनस कर देंगे. तो स्टॉक भी कभी कभी ओपनिंग पड़ा हो सकता है. अगर परचेज नजर आ रही है तो स्टॉक हमेशा ओपनिंग है. लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल में नजर आ रही है फिर स्टॉक क्लोजिंग है. क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल निकल चुकी है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकल चुकी है. तो ये बैलेंसेस तो ट्रायल में ओपनिंग हो सकते हैं, ओपनिंग हो सकते हैं. जनरल रूल याद करें, बाकी चीजें छोड़ें. हर वो अकाउंट जो साल के एंड पे एक एंट्री के जरिए हिट होता है, इट इज पॉसिबल कि ट्रायल में उसका कौन सा बैलेंस अवेलेबल होगा? ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल होगा. ये क्या होता है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल. पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल ये पास पेपर के क्वेश्चन 1 में आप जाएं, पास पेपर का क्वेश्चन 1 खोलें. पास पेपर के क्वेश्चन 1 के अंदर आप जाके देखें कि 500
11। पास पेपर के क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल। ये सवालों में वो नहीं लिखता। ये इसने तकरीबन 13-14 साल पहले एक सवाल में लिखा था, अब सवालों में वो नहीं लिखता। फिर हमें कैसे पता चलेगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल सवाल में दिया है? पोस्ट क्लोजिंग का मतलब है सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, आपने सिर्फ डिस्क्लोजर बनाने हैं, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। इस ट्रायल की अलामत ये होती है कि इसमें सेल्स और एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे होते, बल्कि वो सारे क्लोज होके रिटेन्ड अर्निंग में पड़े होते हैं। ये रिटेनिंग क्लोजिंग होती हैं, सारे अकाउंट्स क्लोजिंग होते हैं। इसमें ओपनिंग आ ही नहीं रहे होते बैलेंसेस, इस ट्रायल में ओपनिंग आ ही नहीं रहे होते, ये पोस्ट क्लोजिंग होते हैं। इसमें डीटीएल का भी क्लोजिंग होता है, इसमें कमल रिडक्शन का भी क्लोजिंग होता है। पता कैसे चलेगा ये ट्रायल आया है? इसकी निशानी होती है, इसमें सेल और खर्चे नजर नहीं आ रहे होते, इसमें सेल और खर्चे नजर नहीं आ रहे होते। पास पेपर का क्वेश्चन 2 देखें, पास पेपर का क्वेश्चन 2, इसमें भी आपको पूरे ट्रायल में सेल और खर्चा नजर नहीं आएगा, पूरे ट्रायल में सेल और खर्चा नजर नहीं आएगा। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके बाद जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट होगी नोट बनाओ, नोट बैलेंस शीट बनाओ अलोंग विद नोट्स। नोट्स के सवालों में मेरा आपसे एक सवाल है कि पास पेपर के क्वेश्चन 2 और पास पेपर के क्वेश्चन 14 में क्या डिफरेंस है? पास पेपर के क्वेश्चन 2 और पास पेपर के क्वेश्चन 14 में क्या, 13 में क्वेश्चन 2 और 13 में क्या डिफरेंस है? रिक्वायरमेंट का फर्क है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस शीट बनानी है अकॉर्डिंग टू IFRS, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, नोट्स नहीं बनाने। पास पेपर के क्वेश्चन 2 की क्या रिक्वायरमेंट है? बैलेंस शीट बनानी है और साथ नोट्स भी बनाने हैं। बैलेंस शीट भी बनानी है, नोट्स भी बनाने हैं। इसका मतलब है मुझे जो इंफॉर्मेशन देगा उसमें गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि वो मेरे से नोट्स बनवाना चाह रहा है, मेरे से नोट्स बनवाना चाह रहे हैं, तो गलतियां नहीं देगा। मैं जिम्मेदारी से नहीं कह रहा गलतियां नहीं देगा, कोई इक्का दुक्का गलती दे सकता है, इंसान है, अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, कोई इक्का दुक्का गलती दे सकता है, लेकिन रिसीवेबल में जानने वाले रिसीवेबल पढ़ाना गलती नहीं है, शेयर्स में शेयर्स के पैसे पढ़ाना गलती नहीं है, किसी को गारंटी देना गलती नहीं है। इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है कि गलतियां हुई हैं। लेकिन इस सवाल में देखें, इस सवाल में द इंस्टॉलमेंट वॉज चार्ज टू रेंट एक्सपेंस, इंस्टॉलमेंट कहां चली गई है? रेंट एक्सपेंस में। टैक्स इज करेक्टली कैलकुलेटेड एक्सेप्ट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक इतने पे पड़ा है, लेकिन NRV तो उसकी इतनी है। ये डिस्क्लोजर्स बनाने को कह रहे हैं या फिर शायद गलतियां सही करने को कह रहे हैं? बजाहिर तो ये भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है, बैलेंस शीट तो उसने बरकत के लिए ऊपर लिखा हुआ है, ये भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है। मुझे सेल और खर्चे नजर नहीं आ रहे, सेल और खर्चे क्लोज होके कहां पड़े हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। सेल और खर्चे क्लोज होके कहां पड़े हैं? इधर मैंने रिटेन्ड अर्निंग की जान ले ली थी, इधर मैंने रिटेन्ड अर्निंग की जान ले ली थी, मैं गलतियां सही कर रहा था, क्योंकि सवाल में नोट नहीं मांगा था, तो ये गलतियां थी जो मेरे से सही करवा रहा था। टैक्स लाइबिलिटीज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स, गलतियां दे दे के सही करा रहा था। इस सवाल में गलतियां कोई नहीं दे रहा। डेटर में डेटर पड़े हुए हैं, बैड डेट में बैड डेट पड़ा हुआ है, शेयर्स में शेयर इशू के पैसे पड़े हुए हैं। तो दो इंडिकेशंस मिल गई। नंबर 1, एक तो अंग्रेजी पढ़ के हमें लग रहा है कि गलतियां नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि सवाल नोट के, तो गलतियां सही करवाए या नोट बनवाए, दो काम इकट्ठे तो नहीं करवाए काम से। और इधर नोट नहीं मांग रहा, लेकिन फिर भी कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ, और दे भी बैलेंस शीट रहे, तो ये क्या चक्कर है? गलतियां हैं, गलतियां सही करेंगे। अच्छा, लेकिन आज आके मेरी बात वहीं फंसी भी है कि इंडिकेशन कैसे पता चलेगा ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है? ऐसा ट्रायल या ऐसी बैलेंस शीट जिसमें सेल्स एक्सपेंसेस हमें नजर नहीं आ रहे, तो वो कौन सा है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, चलें जी, अब चीज़ों को मुकाएं, फारग करें।
ये जो 5-5 मिनट की चीज़ें हैं इनसे तो पहले जान छुड़ाएं, फिर एंड पे देख लेंगे क्या बचा। आए ज़रा नोट्स में, किधर है नोट्स वाला सफ़ा आज वाला? नहीं, इधर इधर देखें, लेक्चर 113 किधर है? ये ओके, चले मैं हाईलाइट करता जाता हूँ। थ्योरेटिकल डिस्कशन रहती है इसकी, इसको हम इंशाल्लाह कर लेंगे कल किसी तरह को टाइम निकाल के ना, किसी तरह जूम शूम या कुछ भी कर लेंगे। करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन रहती है, कर लेंगे किसी तरह। IFRS 15 को मैं कराता हूँ आपको, इस एथिक्स को भी इंशाल्लाह फिर कर लेंगे कभी। ये तो हमारी बिल्कुल एक अलग सी कोई डिस्कशन हो जाएगी MCQs की, कोई 3-3 4-4 MCQs हर टॉपिक में से देख लेंगे, ये कोई इतना मसला नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ये करें, 1 2 3 4-5 मिनट में इसको फारिग करें। पेज 472 निकालें IFRS 8 का, छोटी छोटी चीज़ें 2-3 ख़त्म करें। वॉल्यूम 1 को फारिग कर दें, पेज 472, पेज 472 IFRS 8 वॉल्यूम 1 अब निकाल लें, तो वॉल्यूम 1 को पहले जान ले लें। IFRS 8, खुदा ना खास्ता एक थ्योरी का सवाल IFRS 8 का आ सकता है जो ICAP ने अपनी किताब में डाला हुआ है, डेट इज पेज 472, पेज 472, पेज 472, बस छोड़ें बाकी सारी चीज़ें। IFRS 8 का पर्पस और IFRS 8 में प्रॉब्लम्स, डायरेक्टर्स को क्राइटेरिया बताएं जो पूरा होना चाहिए रिपोर्टेबल बनाने के लिए। 10% और 75% टेस्ट वो छोड़ें भाई, ये पर्पस और प्रॉब्लम्स IFRS 8 की। हम ऐसा करते हैं, कुछ हेडिंग्स याद कर लेते हैं। आपको पता है हेडिंग्स याद हो जाए अंदर तो बंदा खुद ही लिख लेता है, ये और बात है कई दफ़ा हेडिंग्स वो खुद दे देता है। अच्छा, तो पर्पस IFRS 8 का अपने थे कुछ लिखते हैं, टू प्रोवाइड डिफरेंट यूजर्स विद डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी डेट अप्लाइज टू एंटिटीज क्लासेस ऑफ बिजनेस। हर क्लास ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट पता चल जाता है आपको। पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बिजनेस के नजर आ जाते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस कैसे, पिछले कितने सालों से ये हो रहा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कितनी ग्रोथ है इसमें एक्सपेक्टेड, यानी जिसमें कई सालों से प्रॉफिट आ रहे हैं, उम्मीद है आइंदा भी आएगा। और इफेक्ट्स ऑन चेंजेस इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस में हैव ऑन बिजनेस एज अ होल, यानी कि चेंजेस इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, छोड़ दें इसको, काट दें। तो दो बातें होगी, नंबर 1 डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ इन डिफरेंट बिजनेसेस एंड पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अलग अलग पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। ये IFRS 8 के क्या हो गए, पर्पस। बस इस तरह को 2-4 लाइनें। अब IFRS 8 की प्रॉब्लम्स। IFRS 8 की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये CODM जिस तरह चीज़ों को देखता है उस तरह चलता है। हालांकि हो सकता है यूज़र जियोग्राफिकल पसंद कर रहे हो, लेकिन CODM जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ना मांगता हो, प्रोडक्ट वाइज मांगता हो। तो IFRS 8 CODM पे रिलाय करता है, जो कि हमारे ख्याल से मुनासिब नहीं है, लोग कहते हैं। एक ये प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड में। दूसरी प्रॉब्लम, देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस इफ सेगमेंट्स ट्रेड विद ईच अदर, देयर इज अ लिटिल गाइडेंस एंड डिस्क्लोजर्स। लोगों का ये कहना है कि एक सेगमेंट दूसरे को चीज़ें बेचे तो डिस्क्लोजर हमारे ख्याल से ज़्यादा होने चाहिए। स्टैंडर्ड ने बहुत कम डिस्क्लोजर बनाए हुए हैं। देयर इज अ लिटिल गाइडेंस इन डिस्क्लोजर्स ऑन पॉलिसी फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या मतलब है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को चीज़ें बेच रहा है। तो याद करें लफ्ज़ जल्दी जल्दी, लिटिल गाइडेंस, बोलें लिटिल गाइडेंस इन डिस्क्लोजर्स ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग। दूसरा लफ्ज़ याद करें, segments are analyzed in a way CODM analyze rather than the way users request। इस तरह नहीं चलता, CODM के ऊपर रिलाय करते हैं। और अगला मसला आसान सा, डिफरेंट कंपनीज का कंपैरिजन मुश्किल है। हो सकता है होंडा ने वेटेड एवरेज लगाया हो और टोयोटा ने अपने स्टॉक के अंदर FIFO लगाया हो, तो फिर डिफरेंट कंपनीज का कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। तो डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कुड लीड टू इनकंसिस्टेंट सेगमेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी। आप लोग लिख लें बस, कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन इज डिफिकल्ट, लिखें कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज। कंपनीज टू कंपनीज कंपैरिजन इज डिफिकल्ट
because of different policies adopted by different companies, because of different policies adopted by different companies. अच्छा, इसके साथ हेडिंग पर्पस भी दे दें और यूजफुलनेस भी दे दें। ऊपर आके हेडिंग पर्पस भी दे दें और यूजफुलनेस भी दे दें। यूजफुलनेस, ओके। चलें जी, आगे चलें। IS 21 हो गया। IS 38, IS 16 में आपको एक चीज याद होगी कि सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में डेप्रिसिएशन के साथ साथ शिफ्ट करते हैं और इन द एंड जब एसेट बिकता है फिर दोबारा एंट्री करते हैं जो बचा हुआ सरप्लस है, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि डेप्रिसिएशन के साथ साथ शिफ्ट ना करें और सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में एक ही दफा शिफ्ट करें। कब? जब बेचे। होली होली भी शिफ्ट कर सकते हैं और एट द एंड भी शिफ्ट कर सकते हैं। इट्स अ चॉइस अवेलेबल। ओके, स्कोप पैरा IS 38 का मत खोलें, छोड़ें परे। स्कोप पैरा, इधर उधर जाने से भी बंदा थक जाता है। स्कोप पैरा, IS 38 applies to all intangibles except those that are within the scope of an other standard. IS 38 के स्कोप से हम कुछ चीजें निकालने लगे हैं। Intangibles held by an entity for sale, अगर intangibles बेचने का आपका कारोबार है तो फिर वो इन्वेंट्री होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट को IS 38 से निकाल के IS 12 में डाल दें। राइट ऑफ यूज को यहां से निकाल के, एक बार याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी स्टैंडर्ड आप पढ़ने लगे ना, उसका स्कोप पैरा पहले पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसका स्कोप पैरा जरूरी नहीं आपको समझ आए, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड आपने जिंदगी में पढ़े नहीं होते। इसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को यहां से निकाल के IFRS 9 में डाल दें। गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर हुई है उस पर IFRS 3 लगाएं, IFRS 3 लगाएं। एसेट्स राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, रिसीवेबल्स, IFRS 15 वाले, इनको IS 38 से निकाल दें और कहां डालें? इनके रेलेवेंट IFRS में। ओके, डेट वाज स्कोप पैरा। स्पीड बन गई माशाल्लाह। अच्छा, पेपर का पैटर्न और एब्रीविएशंस, ये पेपर का पैटर्न, जल्दी पेपर का पैटर्न, खामोश रहें। ये पेपर का पैटर्न नहीं, इसमें क्या चीज़ें हैं? अच्छा, पेपर का पैटर्न, खामोश। 5 सितंबर 2022 को बच्चों के साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताने लगा हूँ। 3 घंटे 15 मिनट उनको मिले थे और उन्होंने जवाब देने थे 9 सवालों के। ब्लैक पेन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली, यानी क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल। इससे एक और इंडिकेशन भी वैसे हमें मिल रही है कि क्वेश्चन के ऊपर टिक टुक मारने की इजाज़त है बाकी सवालों में। हल्की फुल्की सी इंडिकेशन एक निकाली है, पता नहीं अब ये तो लॉ की इंटरप्रिटेशन है। तो हाँ, हमें ये लग रहा है कि बाकी सवालों पे शायद टिक टुक कर दें, लेकिन अगर MCQs आप क्वेश्चन पेपर पे टिक कर रहे होंगे ना, उन्हें पढ़ लेना है। उन्हें कहना चल बाहर आ, ये तूने किया है और उसके बाद तूने सफ़ा लटकाया है और साथ वाले ने देखा है, ये कोई गेम है। MCQs उन्होंने टिक करके उसको बता दिया ना सारे। तो MCQs क्वेश्चन पेपर पे कहता है टिक नहीं करने, डायरेक्ट आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर लेके जाने हैं। और MCQs के अंदर जो है वो एक सफ़े के ऊपर MCQs करिएगा और हर MCQs के अंदर उसकी वर्किंग ना ठोकी हो। वर्किंग्स अलग से कर दीजिएगा अगले सफ़े के ऊपर, लेकिन MCQ 1 2 3 A की गो के अंदर उनको सॉल्व कीजिएगा। आंखें बंद करके नहीं, A B ट्रू फॉल्स। ये लीज का सवाल है 9 नंबर का, जो हमने टेस्ट में एक दफ़ा दिया था। ये एक IS 38 का सवाल आया था। उसके बाद ये फाइनल अकाउंट का 7 नंबर वाला सवाल, ये जो अभी हमने सवाल किया रुपये डिवैल्यूएशन वाला। और इसके बाद ये जो IFRS 9 का सवाल अभी आपको दिखाया था। इसके बाद MCQs हैं और ये सारे MCQs के सोल्यूशन किताब में दिए हुए हैं। और इसके बाद ये कंसोलिडेशन का सवाल है जो लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला आपको दिखाया है अभी। और इसके बाद वो IFRS 15 वाला सवाल है। इसमें ये वाला आसान था और ये वाला हमने क्लास में किया था। आधा सवाल ये भी हो सकता था। और इसके बाद इन द एंड घिसा पिटा हमारा स्टैंडर्ड IS 12, ये भी शायद टेस्ट के अंदर एक डाला थी इसमें से एडजस्टमेंट। तो ये था, उससे पिछले अटैम्प्ट में भी कुछ इसी तरह की स्टोरी थी। यह IS 1037 का सवाल था, डीकमीशनिंग वाला। ये मैंने रिवीजन प्लान में डाल दिया, वह आसान सा सवाल था डीकमीशनिंग वाला। एक दफ़ा शायद चेंज हो रहा था एस्टीमेट बीच में।
और ये उसके बाद वो एक्साइटमेंट वाला IFRS 15 वाला सवाल जो हमने क्लास में किया था, ये डिटरमिनेंट वाला सवाल अभी जो आपको दिखाया था IFRS 9 वाला, और उसके बाद ये IAS 38 का सवाल हमने क्लास में किया था, बहुत पुरानी बात होगी, अब भूल गया होगा। ये काम लिमिटेड वाला सवाल हमने जो क्लास में किया था, एग्जेक्टिव्स के नंबर मिसिंग थे और ये सब कुछ, और उसके बाद MCQs, इसी तरह का पेपर आपका एक आएगा। और ये IAS 12 है, और इसके बाद जो है वो कंसोलिडेशन, ये जो अभी आज ही हमने सवाल किया है, 100 रुपये याद, 20 रुपये याद आ गया, 195 रुपये, 80 रुपये, 15 रुपये। तो पेपर इसी तरह का होता है जिस तरह आप देख रहे हैं। ऑप्टिमिज्म लिमिटेड, और ये उसका भी सवाल है। अच्छा चलो यार, लगे हाथों ना, ये हमारी किताब में है तो सही, लेकिन इसकी भी लीज की एंट्री मैं आपको करवा दूं। ऑन 1 मई 2021, ये हमारी किताब में सवाल है वॉल्यूम 1 में, लेकिन मैं जानबूझ के खुलवा नहीं रहा, सैर ना करें। अभी देखें इधर, ऑन 1 मई 2021 OL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एनर्जेटिक लिमिटेड फॉर यूज ऑफ 5 फोटोकॉपी मशीन्स फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years. Semi-annual installments of 2 million is to be paid in advance. As per agreement, EL has अच्छा खासा right to replace the machine. किसी को याद आ रहा है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बहुत पुरानी बात हो गया, भूल गया होगा। As per lease agreement, lessor has अच्छा खासा right to change the machine. वो किसी भी वक्त ये मशीनें लेके कोई और मशीन दे देगा। Is it a lease or it is not a lease? It is not a lease. But it doesn't mean कि it is not a lease to ignore it. अकाउंटिंग तो इसकी करनी है ना, किराए तो दे रहे हो आप। सवाल की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021। अब आप बता दें रेंटल किस तरह है? बोलें सेमी एनुअल। ये लिख लें, हमारी किताब रजिस्टर पे लिखें, पास पेपर क्वेश्चन 16 है हमारी किताब में, पास पेपर क्वेश्चन 16 जी। बोलें भाई, सेमी एनुअल रेंटल। यार मेरे तो ख्याल से स्ट्रेट लाइन बेस पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लीज टाइप अकाउंटिंग हम यूज कर लेते हैं, हमने रेंट एक्सपेंस निकालने, बस ROU की एंट्रीज नहीं करनी। तो अगर लीज ना हुई तो इग्नोर कर देना या उसको खर्चे में डालना है, उसको खर्चे में डालना है। क्या कोई बच्चा आधे मिनट में मुझे P&L की फिगर बता सकता है? P&L की फिगर आधे मिनट में P&L की फिगर। 2 को अगर मैं जरब दे दूंगा 2 से, तो ये तो साल का रेंट निकल आएगा, साल का रेंट निकल आएगा। जल्दी जल्दी हिम्मत करें, मुझे बताएं P&L की फिगर। बी क्विक 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 क्वैक क्वैक, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अब आप मुझे बताएं जी, मई जून, अभी आप पेमेंट्स ना देखें, पेमेंट्स मुझे तब बताइएगा जब मैं बैलेंस शीट बनाने लगूं। अभी मैं क्या बनाने लगा हूं? P&L। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का किराया 2। आगे चलें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का किराया भी 2। लेकिन मुझे चाहिए हमारे साल का 2 और 2 ज़रब 4/6, 2/6, 2/6, 2.67। ये P&L में जाने, रेंट एक्सपेंस। अच्छा, बैलेंस शीट के लिए मुझे बता दें किराया एडवांस में पे हो रहा है या बाद में? बैलेंस शीट के लिए किराया किस में पे हो रहा है? एडवांस में। विजुअलाइज करें, 1 मई को किराया पे होगा कितने महीने का? ओवरऑल लीज कितने साल की है? 3 साल की। 1 मई को किराया कितना पे होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, 6 माह का। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। किराया भी पे हो जाएगा और खर्चा भी बुक हो जाएगा। इसका मतलब है नथिंग पेएबल रिसीवेबल। फिर अगला किराया कब ड्यू होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 नवंबर को, 1 नवंबर को प्री पेमेंट होगी 6 महीने की। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वो जो प्री पेमेंट होगी 1 नवंबर को, उस प्री पेमेंट में से नवंबर, दिसंबर खर्चे में चला जाएगा और बैलेंस शीट के एंड पे खड़े होके हम क्या कहेंगे? अगले कितने महीने का प्री पेड है? तो बैलेंस शीट में बोलें क्या जाएगा? यही 2 पकड़ लें, यही 2 और इसका 4/6,
मैंने पेबल क्यों नहीं बुक किया, मैंने प्रीपेड क्यों बुक किया? एडवांस में कराया पे हो रहा है। और अगर कराया एरियर में पे हो रहा होता, पेबल कितने महीने का आता? 2 महीने का। पेबल फिर 2 महीने का आता, कैसे ना? पेबल फिर 2 महीने का आता। हाउ? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का अक्टूबर में पे होता, नवंबर दिसंबर का दिसंबर में पे ना होता, तो फिर 2 महीने का क्या नजर आता? पेबल आता। ये बातें ना तो छुप के जाके पीआरसी वाले से भी पूछ लीजिएगा। मैं देख रहा था उसकी किताबें, उसको ये बातें पढ़ाई जा रही होती हैं कि बैलेंस शीट में बोलो प्रीपेड आना है, पेबल आना है। ये उससे जाके समझ लीजिएगा, ये कोई मसला नहीं है इतना। समझ आ गई बात? तो ये नॉर्मल अकाउंटिंग है या लीज की अकाउंटिंग है? नॉर्मल अकाउंटिंग। ओके, चले नहीं जी मोहतरम। कहाँ कितने दी? पेपर पैटर्न, सॉरी, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं जी पेपर में, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। पेपर से पूछते हैं एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं या नहीं। एग्जामिनर कमेंट्स लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्या हैं? ये क्वेश्चन 1 कौन सा था लेटेस्ट अटेम्प्ट का? लीज का 46%। चलिए क्वेश्चन भी खोल लेते हैं जरा साथ, ये क्वेश्चन भी खोल लेते हैं साथ। अच्छा, लीज के सवाल में 46% मार्क्स है। दूसरा सवाल कौन सा था? ये IS 38 वाला, इसमें कितने मार्क्स? 66% लोग पास हुए। अगला सवाल कौन सा था? ये फाइनल अकाउंट वाला, शेयर कैपिटल का नोट बनाना था। लो जी, इधर थोड़ा सा ज़रा हल्का रहा ये काम। इसका मतलब ये सब नहीं, इसको झंडी कराया बच्चों ने। क्वेश्चन 4, ये रिपीट डीवैल्यूएशन शीवैल्यूएशन वाला, इसमें अगर पेपर 100 बच्चे बैठे तो 37 को कहता है ये सवाल आता था। ठीक है, जबरदस्त। आता नहीं था, आधे मार्क्स ले लिए थे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5, IFRS 9, इधर लुट मची होगी मेरे ख्याल से। और नहीं यार, ये वैसे मुनासिब नहीं है। वैसे इस तरह का सवाल एक और पास पेपर में पिछली दफ़ा भी आया था, ये मुनासिब नहीं, ये ज्यादती होगी है, बच्चों ने ज्यादती की आई कैप से। ये कौन सा क्वेश्चन है? 75% MCQs। कंसोलिडेशन में मेरे ख्याल से अच्छे मार्क्स होंगे, अन्य लुट मची होगी। कंसोलिडेशन को पता है बच्चे 47%। ये कौन सा? ना 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 पुत्र, IFRS 15 होगा। IFRS 15, IFRS 15, IFRS 15, यही वो प्रिंटर वाला सवाल जो हमने क्लास के अंदर किया था। तो इसको बच्चों ने थोड़ा झंडी कराया हुआ था। आगे चलें। IS 12 52%। अच्छा जी, the current result of 35% is higher than previous of 27. However, it is fairly consistent with the previous 3 sessions. The element of the selective study was evident from the fact that number of examinees secured maximum of only 1 mark in question 3, 1 mark in question 4 and only 1 mark in question 5. बरकत के लिए उसने नंबर दिया है 1 भी मेरे ख्याल से। and question 8, 3, 4, 5, 8 8 तो ये हो गया IFRS 15 वाला। यार वैसे चपेट मारे बंदा कि ये चीज़ें खोल के जो डेटा समझ आ रहा था उसको एलोकेट भी नहीं कर सकते थे, और जो एलोकेशन कर दी थी सही गलत उसकी एंट्रीज भी नहीं कर सकते थे। अब 1 मार्क लेने की कोई तुक है ऐसे सवाल के अंदर? अच्छा आगे, सर कभी आप पेपर देना। अच्छा मैं तो जब बीन बजा रहा था बैठ के, आई क्या आगे मुझे दे पेपर दें कभी आप। तो आप वेयर एज न्यूमरस अदर एग्जामिनीज सिक्योर्ड फुल मार्क। ये पता नहीं। आगे चलें। मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर्ड, मेनी एग्जामिनीज सिक्योर्ड मार्क्स इन 80s 1980 में and 93 is highest. Examiners generally secured good marks in 2 to 3 questions but failed to obtain reasonable marks in. Lack of practice was evident in answer script as many examiners were found struggling to obtain the easy marks available in paper. Also workings were mostly haphazard and consequently partial marks could not be awarded as the trail of calculations was not available. यानी कि वर्किंग का रेफरेंस ना मिलने की वजह से कुछ वर्किंग्स उसने की, मैंने उनको काट दिया कहता है, क्योंकि उनका ट्रेल मुझे नहीं मिला कि ये फिगर उसने निकाली तो है लेकिन कहाँ से ला के डाली है इधर, कहता है मुझे तो ना समझ आवे। ये क्वेश्चन 1 कौन सा था? वर्किंग्स वर मेड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इनिशियल दो द नोट नीडेड टू बी मेड एट ईयर एंड
ऑफ फर्स्ट ईयर। वर्किंग करनी, लेकिन नोट वर्किंग शायद उसने सारी की हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का नोट मांगा था, इतनी लंबी वर्किंग नहीं करनी थी। अच्छा, ये तो चलो स्पेसिफिक कमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ 20 रेवेन्यू का कौन सा है सवाल? क्वेश्चन 8 है। रिकमेंड्स पढ़ने हैं तूने। ओवरऑल एग्जामिनी सीम्स टू हैव नो आइडिया ऑफ IFRS 15 एग्जामिनी दिस 50% of examinees just made wild guesses and made haphazard entries. Very few examiners displayed the correct approach. For contract number 1, उसमें contract modification थी. Examiners were confused in accounting for modification, did not compute the new transaction price. For contract 2, examiners could not understand and maintain its distinct performance obligation, and a part of transaction price needed to be allocated. Further, 80% of the revenue was अच्छा छोड़ें. IS 12 में भी इसी तरह कमेंट्स हैं. The overall result of 27% is significantly lower than previous session of 46%. The low result was mainly due to lower than expected question 2, 3 and 5, which prevented many marginal cases. Marginal cases mean 48, 49 पे बच्चे उड़े हैं क्वेश्चन 2, 3 और 5 की वजह से. क्वेश्चन 2, 3 और 5 इससे पिछली अटैम्प्ट. क्वेश्चन 1 आसान था 1037 वाला. क्वेश्चन 1 में 49% मार्क्स, 49% बच्चे पास हो गए. क्वेश्चन 2 IFRS 15 वाला, इसमें जरा IFRS 15 को कभी केले में अच्छा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यही IFRS 9 वाला. इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है? IS 38, ये क्लास में करवाया था. IS 38 से 4 है. अच्छा 5 कौन सा है? फाइनल अकाउंट और IFRS 15. अच्छा आगे चलें. यार इसमें बता सकते थे आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिसिंग है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये आपको बताया था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिसिंग है. ये बता सकते डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव का उसने इकट्ठा बना दिया. 2-3 चीज़ें तो आसान पकड़ ली थी. ऐसे बच्चे पता क्या समझते हैं, पता नहीं कौन कौन सी एरर और मिशन है, तो होती कोई है नहीं काम की. कोई एक लाइन लिखनी होती है, नंबर ऑफ दीज आर मिसिंग, फलां इज मिसिंग, फलां इज मिसिंग. ओके बस ठीक है. ये 61%. ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 6 MCQ. अच्छा ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल बच्चे कर रहे हैं. सही ये है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं MCQs भी, ऐसे रट्टा तो नहीं होता. क्वेश्चन 7 46% मार्क्स. क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 में क्यों कम मार्क्स आए? ये किसका सवाल था? क्वेश्चन 9 ये वाला लीज वाला सवाल, 25% मार्क्स, हद होगी. इन क्वेश्चन 2 and 3 कौन सा था? अबाउट 1/4 ऑफ द एग्जामिनर्स डिड नॉट सिक्योर एनी मार्क. क्वेश्चन 2 और 3 में कोई नंबर नहीं ले सके. क्वेश्चन 2 और 3, 2 IFRS 15 वाला और 3 IFRS 9 वाला. While in question 5 about half of the examiner did not secure any mark. Other poor performance in these questions was mainly because question had been examined in different way and these areas of the syllabus were not studied on the assumption that these topics could not be examined. Despite poor result, there were many examiners who secured marks in 80s and even there were examiners who scored 90 marks. अच्छा ये कहाँ से लोग आते हैं? खलाई मखलूक हैं. 97 marks. Autumn 2021. The highest score was 97. An overall passing percentage of 46% is higher than 35. The examiners performed well in section A, comprising of short question, but performance section B was poor. Poor performance was written in flan flan, though the difficulty level of question 6 was on higher side. मानता हूँ कहते मैं. The poor performance was unexpected. A similar question had also been examined. चलें छोड़ें. अच्छा इसके बाद एब्रीवेशंस यूज़ कर सकते हैं या नहीं? किधर हैं आंसर्स किधर हैं आंसर्स? ये सारी सुबह तैयारी हुई थी. ये किधर? जी रीडिंग टाइम में MCQs करें. रीडिंग टाइम में तो मेरे ख्याल से रीड करें सारे पेपर को, फिगर्स को मत रीड करें. ये जी लीज का नोट बना हुआ है. नैनागॉन नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. ऊपर रुपीज़ इन मिलियन आ रहा है, मेच्योरिटी एनालिसिस आ रहा है. एक इसने फटा किया हुआ है, फाइनेंस लीज ऊपर लिखना भूल गए. हम फाइनेंस लीज भी ऊपर लिखते थे, नोट का नाम और नोट का नंबर भी. उसके बाद लेसन 1 ईयर 1 to 2 ईयर रिकॉन्सिलिएशन आ रही है, वर्किंग 1 आ रही है. अच्छा जी इसके बाद हाँ इसने वो नहीं अंग्रेज़ी नहीं लिखी, लिख देनी चाहिए थी अंग्रेज़ी. ये तो थ्योरी का सवाल है. एरो लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर कैपिटल का नोट बना हुआ है. ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, और वो जो नोट के नीचे चीज़ें डलवाई थी
ये फिर थ्योरी का सवाल आ गया। जनरल एंट्रीज में वो सीरियल नंबर लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, डेबिट क्रेडिट का लस लिख रहा है, रुपीज़ इन 1000 ऊपर लिख रहा है, ऊपर जनरल एंट्रीज या करेक्टिंग एंट्रीज लिख रहा है, इसके बाद एंट्रीज को पोस्ट कर रहा है और वर्किंग इधर ही कर रहा है। हमारा इतना लेवल नहीं है, हमें तो चीज़ें खोल खाल के ज़रा करनी पड़ती हैं। अच्छा, एमसीक्यूज में इसने ये आगे लिख दिया, असल में इस चीज़ के मार्क्स होंगे। नेक्स्ट, ये कंसोलिडेशन का सवाल है। नॉन करंट एसेट की हेडिंग उसने नहीं दी, नॉन करंट में ही इन्वेंट्रीज भी ठोक गया गलती से, और अदर करंट एसेट्स भी, करंट की हेडिंग देना भूल गया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रुपीज़ इन मिलियन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इकट्ठी हेडिंग चला रहा है। वैसे वो अलग अलग देने तो बेहतर है। गुडविल उसने निकाली है और CRE निकाली है, वर्किंग 7 की है, NCI की है, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, अगर पेपर के अंदर वर्किंग 1 करनी पड़ी आपको और वर्किंग 5 करनी पड़ी डायरेक्ट, क्योंकि 2, 3, 4 तो बैलेंस शीट के सवाल में करनी होती है, तो क्या करेंगे? ये मैंने पिछली दफ़ा वालों से भी पूछा था, उनके भी छक्के छूट गए थे। यानी कि वर्किंग 1 करनी पड़ी, फिर डायरेक्ट वर्किंग 5, 5.1, 5.2 करनी पड़ी, तो क्या करेंगे? इतने अकलमंद नहीं आप, वर्किंग 1 लिखें, फिर वर्किंग 2 को हेडिंग दे दें एस प्रॉफिट। स्टम्बल तो नहीं हो जाएंगे पेपर में? यानी वर्किंग 2 एस प्रॉफिट। अगर ज़्यादा टफ टाइम होना तो फिर मैंने पिछली दफ़ा वालों को ये मशवरा दे दिया था, वर्किंग 1 खोलना कर देना, फिर वर्किंग 2 लिखना, वर्किंग 5 से फिर शुरू कर देना। इधर कुछ टी अकाउंट खोलना, बाद में ऐसे कर देना हल्का फुल्का सा बरकत के लिए। इधर कोई फिगर लिखना 340, या फिर कोई वर्किंग 1 के नीचे कोई चीज़ चूज निकाला ना, लेकिन चलेगा, ये चलेगा 100%, तजर्बा किया हुआ तरीका है। आगे चलें। ये अच्छा, नरेशंस नहीं दिख रहा, जो नरेशंस मांगे तो लिखें, वरना नरेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल एंट्री के नीचे जो क्या होती है, नरेशन। यार वो जो मेन चीज़ हमने देखनी थी वो तो हमने देखी नहीं, एब्रीवेशंस। कंसोलिडेशन का सवाल, नॉन करंट एसेट PP पूरा, गुडविल पूरा, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट पूरा, इन्वेंट्री पूरा, इक्विटी लाइबिलिटीज, नो CRE, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, नो NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, लाइबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, पूरा वर्किंग 1 कैलकुलेट कर रहा है। इसके बाद कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग पूरा लिख रहा है, कोई नहीं के वर्किंग को यूज़ कर रहा हो, एब्रीवेशंस यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन ज़्यादा अगर आपने करना हुआ तो एक दफ़ा ब्रैकेट में इधर CRE लिख दिया, फिर नीचे अगर आप एब्रीवेशंस यूज़ करें तो ठीक है। इन एनी केस जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हादा हराम, यहाँ पे मुनासिब नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट यूज़ करें, यहाँ पे आप जो है वो पूरा पूरा लिखिएगा। जी पूछना शुरू करें। वर्किंग में एक दफ़ा हेडिंग में ज़रूर दे दीजिएगा ये वर्किंग किसकी है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग लिख के फिर CRE लिख दीजिएगा। कुछ एब्रीवेशंस कॉमन होती हैं, कुछ कॉमन नहीं होती। इसी तरह जब NCI निकालने लगे तो पूरा आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिख के NCI ब्रैकेट में लिख दें, फिर जब दूसरे अकाउंट में लेके जानी है तो वहाँ CRE NCI लिख देंगे तो चलेगा। जैसे SRE अकाउंट में CRE NCI हम लिखते थे, तो वो वाला शायद चल जाए, लेकिन फेस के ऊपर इसको ब्रैकेट में लिखें पूरा कि ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग हो रही है। और डेफर टैक्स, कंपनी का नाम वगैरह नहीं लिखा, सुस्ती कर गया। टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स पूरा लिख रहा है, CT नहीं लिख रहा, DT नहीं लिख रहा, डेफर टैक्स एक्सपेंस पूरा लिख रहा है। रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, एग्जाम्प्ट इनकम, डिविडेंड इनकम लेस कर रहा है। करंट टैक्स की वर्किंग पूरी करंट टैक्स में, फिर उसके बाद DTL स्लैश एज ऑन, कैरिंग अमाउंट पूरा, टैक्स बेस पूरा, डिफरेंस पूरा। थोड़ा सा किया उसने हल्का फुल्का, तरह हम खुश हो गए हैं। DTL जगह खत्म होगी, DTL स्लैश A, और उसने फिर हर एक के साथ DTL DTA भी नहीं लिखा, हर एक के साथ TTD DTD भी नहीं लिखा। उसने TTD के साथ पॉजिटिव लफ्ज यूज किया और DTD के साथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग TTD और DTD, बट पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में हम फंस सकते हैं, तो देख लें, अब आपके ऊपर है। तो TTD उसने पॉजिटिव के लिए यूज़ किया और DTD नेगेटिव के लिए यूज़ किया। DTL अगेन लाइबिलिटी टैक्स में एक नॉर्मल चीज़ होती है, टैक्स लाइबिलिटी, मोबाइल वाले भाई, टैक्स लाइबिलिटी एक नॉर्मल चीज़ होती है। DTL और इधर नेगेटिव में DTA, ओवरऑल DTL आया जी। अगर हाँ ऊपर बता दें DTL ये है, DTA ये, लेकिन इधर तो ऑब्वियसली आप TTD यूज़ करोगे, इधर तो कोई हल नहीं है। और
इधर अगर पूरा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकलने लग जाओगे तो अगला पेपर भी जाके देना होता है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। डिफरेंस के ऊपर लिख दें बस टीटीडी डीटीडी, और नीचे फिर बता दें टीटीडी डीटी क्या है। इसने तो सुस्ती किया, इसने ऊपर वैसे लिखा हुआ DTL/A, इस वजह से शायद यहाँ यूज़ कर रहा है। जनरल एंट्रीज हैं पूरी, उसने उसमें एंट्रीज का नरेशन नहीं लिखी, ये मैंने आपसे बात कर ली, एंट्रीज का नरेशन नहीं लिखी। आगे कोई और सवाल देखते हैं। टैक्स का, इधर तो नोट का नाम भी डालना भूल गया बेचारा खुशी में, नोट टैली हो गया होगा ना इसका, हाँ इसीलिए खुशी में भूल गया नोट का नाम डालना भी। करंट टैक्स, फिर DTL/A, ये अजीब सी अटैम्प्ट थी, उसने खाली डिफरेंस ही डाल दिया था। हालांकि पहले कॉलम डालना चाहिए था कैरिंग अमाउंट का, और फिर कॉलम क्या डालना चाहिए था, टैक्स बेस का। इधर उसने सुस्ती नहीं की, इधर उसने लिखा है DTL/A की जगह लाइबिलिटी/एसेट। लाइबिलिटी के लिए उसने पॉजिटिव साइन यूज़ कर लिया, एसेट के लिए नेगेटिव साइन, इन द एंड DTL ही निकला है। तो ये नज़र नज़र मार लीजिएगा, ये चीज़ें मैंने आपको शो कर दी हैं। इस शो करने के लिए तो हम आते हैं इधर, और क्या कर रहे हैं। ओके अच्छा चलो इसको रोको ज़रा, अगला पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि वो ज़रा रिकॉर्डिंग उनकी